गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग क्लास 8 में फोर्थ चैप्टर पढ़ रहे थे साइंस में, और फोर्थ में हम लोगों ने पूरा चैप्टर डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग उसके एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, ठीक है, एनसीईआरटी में। तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है गिव 2 एग्जांपल्स ईच ऑफ द सिचुएशंस इन विच यू पुश और पुल टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। हम लोग को दो एग्जाम्पल बताने हैं, एक पुश के और एक पुल के, ठीक है, जिसमें कि स्टेट ऑफ मोशन ऑब्जेक्ट का क्या हो रहा हो, चेंज हो रहा हो। तो हम लोग, मैंने कहा था कि स्टेट ऑफ मोशन चेंज होने का मतलब क्या है कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट की अवस्था से मोशन में आ गया हो, या मोशन में था तो रेस्ट में आ गया हो, या फिर मतलब उसके स्पीड में बदलाव या उसके डायरेक्शन में बदलाव हो, तो हम लोग क्या कहते हैं, या फिर दोनों में बदलाव हो तो उसको कहते हैं स्टेट ऑफ मोशन में बदलाव, है ना। तो इसका मतलब, जैसे अगर मान लो कि एक एग्जांपल है कि हम लोग कोई बॉल जा रहा है तो बॉल पहले रुका हुआ था, तो अगर पेनाल्टी किक वाला जो हम लोगों ने एग्जांपल दिया था, तो फुटबॉलर अगर किक कर रहा है तो बॉल क्या हो रहा था, मूव हो रहा था, रेस्ट से मोशन में आ रहा था। तो यहाँ पे हुआ एक एग्जांपल। दूसरा हमने बोला था हॉकी वाले में बोल सकते हो, या फिर वॉलीबॉल वाले में बोल सकते हो कि डायरेक्शन बदल दिया बॉल का, हम लोग दूसरे प्लेयर की तरफ डायरेक्ट कर रहे हैं या दूसरे कोर्ट साइड में भेज रहे हैं, बैडमिंटन में भेज रहे हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक्चुअली स्टेट ऑफ मोशन बदल रहा है। पुल का अगर ये था पुश का, हम लोग पुश करके कर रहे हैं, एक पुल करके हम लोग क्या कर रहे हैं, पुल करके, जैसे एक खेल था, हम लोग क्या कर रहे हैं, खेल में अगर एक बैल को या फिर अपने तरफ खींच रहे हैं, या फिर टग ऑफ वॉर सिंपल सा एग्जांपल है, पुल वाला रस्सा कसी का खेल हम लोग खींच रहे हैं, तो उसमें स्टेट ऑफ मोशन बदल रहा है ना, उसको अपने तरफ खींच रहे हैं, वो भी हो गया। ड्रॉर खोल रहे हैं तो ड्रॉर रेस्ट से मोशन में आ गया, है ना। तो बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सिचुएशन इन विच, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, कह रहे 2 एग्जाम्पल बताइए जिसमें कि अप्लाइड फोर्स कॉजेज ए चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का शेप बदल रहा है। हम लोगों ने 4 एग्जाम्पल डिस्कस किया था। एक था हम लोग आटा जो गूंदा हुआ है उसको चपाती बनाते हैं, तो एक्चुअली वहां पे क्या हो रहा है, उसका शेप बदल रहा है। रबर बैंड रखा हुआ है, रेस्ट में है, उसको खींच रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, तो उसका शेप में बदलाव हो रहा है कि नहीं। स्प्रिंग है, उसके ऊपर बैठ रहे थे, सीट कवर के नीचे में स्प्रिंग है, तो बैठे तो स्प्रिंग का शेप क्या हो गया, चेंज हो गया, है ना। तो बहुत सारा एग्जाम्पल है जहां पे शेप बदल रहा होता है। फिल इन द ब्लैंक्स, अब देखो फिल इन द ब्लैंक्स करना है हम लोग को। कह रहा है टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल वी हैव टू डैश एट द रोप। तो हम लोग को रोप के ऊपर क्या करना पड़ेगा, पानी निकालना है। तो पानी निकालेंगे तो रोप को क्या करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा। हम लोग को क्या तो पुल करना पड़ेगा, पुल एट द रोप, ठीक है, पुल करना है हम लोग को। ए चार्ज बॉडी डैश एन अनचार्ज बॉडी टुवर्ड्स इट। तो चार्ज बॉडी क्या करती है, अनचार्ज बॉडी को अपने तरफ अट्रैक्ट करती है, अट्रैक्ट्स एन अनचार्ज बॉडी टुवर्ड्स इट, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो यहाँ अट्रैक्ट्स फील करेंगे। टू मूव अ लोडेड ट्रॉली वी हैव टू डैश इट। तो लोडेड ट्रॉली को हम लोग को मूव कराना है तो पुश करना पड़ेगा या फिर पुल करना पड़ेगा। अगर अपनी तरफ खींचना है तो खींचेंगे पुल, और पुश करेंगे और दूर धक्का देंगे, मूव कराना है तो हम लोग क्या करेंगे, पुश। तो पुल और पुश यहाँ पे फिल कर सकते हो आप। द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट डैश द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट अनदर मैग्नेट। तो हम लोग को पता है कि सिमिलर पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा। तो यहाँ क्या करेंगे, रिपेल्स भरेंगे। द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट रिपेल्स द नॉर्थ पोल ऑफ द अदर मैग्नेट। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है, एन आर्चर स्ट्रेचेज हर बो व्हाइल टेकिंग एम एट द टारगेट। एक आर्चर है, जो धनुर्धर है, वो क्या करता है, एरो को क्या करता है, एम पर एकदम टारगेट इस तरह से करता है ना, तो स्ट्रेच करता है बो को, ठीक है। शी देन रिलीज द एरो विच बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स द टारगेट। तो उसके बाद एरो को वो रिलीज करती है ताकि वो एरो जो होगा टारगेट की तरफ आगे बढ़ेगा, है ना। तो बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन फिल अप द गैप्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग फॉलोइंग टर्म्स। तो हमारे पास कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, इसका यूज करके हमको फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए कुछ टर्म्स दिए हुए हैं। कह रहा है टू स्ट्रेच द बो द आर्चर अप्लाइज ए फोर्स दैट कॉजेज ए चेंज इन इट्स। तो स्ट्रेच करने से बो क्या हो गया, उसका शेप बदला कि नहीं बदला, शेप बदला ना जी, स्ट्रेच हो गया, तो यहाँ पे शेप, चेंज इन इट्स शेप यहाँ पे फिल हो जाएगा। द फोर्स अप्लाइड बाय द आर्चर
टू स्ट्रेच द बो इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश फोर्स। तो हम लोग जो फोर्स लगाया, आर्चर कौन सा फोर्स लगाता है? मस्कुलर फोर्स लगाता है, हमारा मसल्स उस पर फोर्स लगाता है। तो यहाँ पे क्या फील करेंगे? मस्कुलर। द टाइप ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ए चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन एरो इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन हुआ तो वो किसके, कौन से फोर्स के कारण हुआ? ऐसा कॉन्टैक्ट फोर्स के कारण हुआ कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के कारण हुआ? कॉन्टैक्ट फोर्स के कारण हुआ, है ना। तो स्टेट ऑफ मोशन उसका बदला, रेस्ट से एरो रेस्ट में था, मोशन में आ गया, कॉन्टैक्ट फोर्स के कारण हुआ, है ना। वाइल द एरो मूव्स टुवर्ड्स इट्स टारगेट, अब जब एरो मूव कर रहा है टारगेट के ऊपर, द फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर ड्यू टू डैश एंड डैश ड्यू टू द एयर। तो एक तो एयर का ग्रेविटी उसके ऊपर काम कर रहा है, हम बताए थे ना, हम चल रहे हैं तो मेरे ऊपर कौन काम कर रहा है? हवा का ग्रेविटी, है कि नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? एयर का ग्रेविटी काम कर रहा है, और ड्यू टू डैश किसके कारण काम कर रहा है? मतलब एक तो हमारा मस्कुलर फोर्स के कारण वो क्या कर रहा है? आगे बढ़ रहा होगा। तो फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ एयर, यहाँ पे फिल कर देंगे, और यहाँ पे फिल करेंगे क्या कि एयर का फ्रिक्शन एंड ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ एयर, ठीक है। तो एयर का फ्रिक्शन भी काम कर रहा होगा क्योंकि उसका धीरे धीरे स्पीड क्या हो रहा है? डिक्रीज भी हो रहा है, और साथ में एयर का ग्रेविटी के कारण भी, ठीक है। अब देखो कह रहा है इन द फॉलोइंग सिचुएशन आइडेंटिफाई द एजेंट exerting the force and the object on which it acts। तो हम लोग को समझना है कि कौन सा फोर्स किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, ठीक है, और इसके इफेक्ट के बारे में भी हम लोग को डिस्कस करना है ना। पहला है स्क्वीजिंग ए पीस ऑफ लेमन बिटवीन द फिंगर्स टू एक्सट्रैक्ट इट्स जूस। तो आप लेमन से जूस एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो हम लोग क्या करते हैं? फोर्स लगा रहे हैं, किसके ऊपर? लेमन के ऊपर। तो लेमन के ऊपर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, इससे क्या हो रहा है? उसके इफेक्ट क्या है? लेमन का जो शेप है वो बदल रहा है, सिकुड़ जा रहा है प्रेस करने के बाद, तो उसके शेप में बदलाव आ रहा है ना। तो स्क्वीज करने से लेमन का शेप बदल रहा है। तो हम लोग इफेक्ट भी बात कर लिए, और कौन किस पे फोर्स लगा रहा है, मतलब जो आदमी है वो किस पे फोर्स लगा रहा है? लेमन पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो इफेक्ट और कौन एजेंट यहाँ पे फोर्स लगा रहा है। तो कैसा फोर्स लगा रहे हैं? एक्चुअली हम लोग मस्कुलर फोर्स लगा रहे हैं उसके ऊपर। टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम ए टूथपेस्ट ट्यूब। तो टूथपेस्ट हम लोग रोज ब्रश करने के लिए निकालते हैं, तो टूथपेस्ट हम लोग निकालते हैं किसका इस्तेमाल करके? मस्कुलर फोर्स अप्लाई करते हैं, और यहाँ पे उसका शेप क्या हो रहा है? बदल रहा है ना। जो टूथपेस्ट निकल रहा है उसका शेप क्या एकदम बदला सा निकलता है, अंदर में किसी और शेप में रहता है, बाहर से निकलता है तो उसका शेप बदल जाता है कि नहीं। तो उसका इफेक्ट भी डिस्कस कर लिए, और कौन सा फोर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो भी डिस्कस कर लिए हमने। अ लोड सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग व्हाइल इट्स अदर एंड इज ऑन अ हुक फिक्स्ड टू अ वॉल। तो कोई स्प्रिंग से हम लोग कोई सामान को लटका के रखे हुए हैं, तो इससे क्या हो गया? स्प्रिंग क्या हो जाता है? स्ट्रेच हो जाता है, खींचा चला जाता है, तो स्प्रिंग के शेप में बदलाव आता है, और वो जो लोड है कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर लगा रहा है, जिसके कारण क्या हो गया? वो इसके स्प्रिंग के शेप में बदलाव आया, ठीक है। और डी नंबर है एन एथलीट मेकिंग ए हाई जंप टू क्लियर द बार एट ए सर्टेन हाइट। तो एथलीट हाई जंप करता है, तो कुछ हाइट से क्लियर द बार, तो एक रॉड होता है आप लोग हाई जंप के लिए, उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं? जंप करते हैं ताकि हम जीत पाए। तो वो वाला में क्या एग्जाम्पल होगा? तो हम लोग मस्कुलर फोर्स से दौड़ते हैं, और दौड़ने के बाद हम लोग क्या हो जाते हैं? हम लोग का स्पीड क्या होता है? पहले बढ़ता है ना, स्पीड बढ़ता है, तो यानी यहाँ पे इफेक्ट हो गया कि इसके मतलब एथलीट का जो स्पीड है वो इंक्रीज हो रहा है, और साथ में हम लोग कौन सा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं? मस्कुलर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो 5 नंबर क्वेश्चन हो गया कि कौन सा फोर्स अप्लाई कर रहा है, कौन कर रहा है, और साथ में इसका इफेक्ट क्या है। तो 5 हम लोग पूरा डिस्कस कर लिए क्लास। इसमें अब 6 क्वेश्चन नंबर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कह रहे हैं ब्लैक स्मिथ हैमर्स अ हॉट पीस ऑफ आयरन व्हाइल मेकिंग ए टूल। तो ब्लैक स्मिथ किसको बोलते हैं? जो लोहार होता है उसको ब्लैक स्मिथ बोलते हैं, ठीक है। तो ब्लैक स्मिथ क्या करता है? जो लोहे को हम लोग पहले गर्म करते हैं, और उसके बाद उसके ऊपर क्या करता है? हथौड़ा चलाता है, हैमर चलाता है, ठीक है। हॉट पीस ऑफ आयरन को उसको उसके ऊपर टूल बनाने के लिए हैमर करता है, हैमरिंग करता है। हाउ डज द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग अफेक्ट द पीस ऑफ आयरन। तो आखिर क्या है जो इसके फोर्स
लगाने से हैमरिंग क्या होता है, उसमें उसका शेप बदलता है। एक्चुअली क्या होता है, मूव तो करता नहीं, टूल बनाने के लिए हम लोग जो करते हैं वो क्या करते हैं, एक्चुअली उसका शेप बदलता है। जैसा शेप में हम लोग उस लोहे के गर्म टुकड़े को हम लोग जैसा शेप में ढालना चाहें वैसा हो जाता है, पीट के वैसा शेप बना देते हैं। तो यहाँ पे शेप बदलता है, तो अफेक्ट बताना था। कह रहा है एन इन्फ्लेटेड बलून वाज प्रेस्ड अगेंस्ट अ वॉल आफ्टर इट हैज बीन रब्ड विथ अ पीस ऑफ सिंथेटिक क्लॉथ। तो एक खुला हुआ बलून है जिसको वॉल के अगेंस्ट हम लोग रब कर रहे हैं किसी क्लोथ पे, ठीक है। तो प्रेस करना है कब, जब पहले हम लोग इन्फ्लेटेड बलून है उसको रब करेंगे किससे, सिंथेटिक क्लोथ से, और उसको प्रेस करेंगे उसके बाद वॉल के अगेंस्ट। इट वॉज फाउंड दैट बलून स्टिक्स, तो क्या होता है, बलून चिपक सा जाता है, ठीक है, बलून चिपक सा जाता है वॉल के ऊपर। तो व्हाट फोर्स माइट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अट्रैक्शन बिटवीन द बलून एंड द वॉल। तो हमने कहा था कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग रब करते हैं तो उसके ऊपर कुछ चार्जेस डेवलप हो जाते हैं, और इस चार्ज के कारण, मतलब वो चार्ज ऑब्जेक्ट हो गया, और चार्ज ऑब्जेक्ट किसी भी अनचार्ज ऑब्जेक्ट या अपोजिट काइंड ऑफ चार्ज ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स माइट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द अट्रैक्शन बिटवीन बलून एंड द वॉल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहा है नेम द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए प्लास्टिक बकेट कंटेनिंग वाटर हेल्ड अबव ग्राउंड लेवल इन योर हैंड। डिस्कस व्हाई द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बकेट डू नॉट ब्रिंग अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है। तो हम लोग प्लास्टिक बकेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्लास्टिक बकेट है, ग्राउंड से उठा रहे हैं, तो हम लोग कौन सा फोर्स लगा रहे हैं उसके ऊपर, मस्कुलर फोर्स लगा रहे हैं। लेकिन बकेट में जो पानी भरा हुआ है वो अर्थ उसको अपनी तरफ खींच रहा होगा, तो अर्थ उस पर कौन सा फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स। तो व्हाई द फोर्स एक्टिंग ऑन द बकेट डू नॉट ब्रिंग ए चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। तो फोर्स उस पर लग रहा है लेकिन फिर भी उसके स्टेट ऑफ मोशन में बदलाव नहीं आ रहा है, आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो हमने कहा था कि अगर दो फोर्स लग रहा हो किसी ऑब्जेक्ट पे और दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो और साथ में दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हो या फिर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, तो नेट फोर्स 0 हो जाने की वजह से उस पर कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए बकेट में जो पानी भरा हुआ है उसके स्टेट ऑफ मोशन में बदलाव नहीं होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th में कि रॉकेट हैज बीन फायर्ड अपवर्ड्स टू लॉन्च ए सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट। तो रॉकेट को हम लोग लॉन्च कर रहे हैं सैटेलाइट में, ठीक है। तो सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए हम लोग रॉकेट को फायर कर रहे हैं ऊपर की ओर, और उसके ऑर्बिट में हमको फिर ये करना होता है, लॉन्च करना होता है कि नेम द 2 फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रॉकेट इमीडिएटली आफ्टर लीविंग द लॉन्चिंग पैड। तो हम लोग को 2 फोर्स के बारे में बताना है जैसे ही वो लॉन्च होता है, लीव करता है अपने लॉन्चिंग पैड से। तो कौन कौन सा फोर्स पे लग रहा है, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा जो उसको नीचे की तरफ खींच रहा होगा, है ना, और दूसरा फोर्स बताइए जो उसको ऊपर की ओर लेके जा रहा है ना। तो हम लोग एक्चुअली कौन कौन सा फोर्स है, एक तो रॉकेट के द्वारा जो फोर्स है, मोमेंटम जो उसके ऊपर लग रहा होगा, जो हम लोग फ्यूल दिए उसके कारण उस पर लग रहा है ना, तो वो फोर्स उसको ऊपर की ओर लेके जा रहा है, और साथ में एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना। तो व्हेन वी प्रेस द बल्ब ऑफ ए ड्रॉपर with its nozzle kept in water, air in the dropper is seen to be escape in the form of bubbles. When we release the pressure on the bulb, water gets filled in the dropper. The rise of water in the dropper is due to. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बल्ब है ड्रॉपर का और उसको हम लोग नोजल को हम लोग पानी के अंदर ही रखे हैं, तो एयर जो होता है हम लोग को बबल्स के फॉर्म में बाहर की ओर निकलता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग रिलीज करते हैं प्रेशर बल्ब के अंदर से, तो वाटर क्या होता है उसके अंदर हिल भर जाता है, क्योंकि सारा हवा निकल गया तो उसके अंदर क्या फिल होगा, वाटर फिल होगा। द राइज ऑफ वाटर इन द ड्रॉपर इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्यों होता है ऐसा कि अब देखो हम लोग क्या किए हैं, हम लोग हवा निकाल दिए तो उसके जगह पे खाली हो गया वहां पे जगह, तो बाहर का जो हवा है वो क्या करता है, उसको अंदर की ओर, पानी की ओर, अंदर की ओर धकेलता है कि तुम चले जाओ उस प्लेस पे, क्योंकि वो वहां से निकल चुका होता है और बाहर का हवा उसको धक्का दे रहा है नोजल के अंदर। तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से वो क्या हो जा रहा है, उसके अंदर चला जा रहा है। तो यहाँ तक हम लोग ने पूरा अच्छा से डिस्कस कर लिया, हम लोग का एक्सरसाइज हो गया समाप्त।
क्वेश्चन नंबर 10 तक। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।